Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are going to discuss about fatty acid de novo synthesis. The word de novo is used for the biochemical processes in which newly metabolites are being synthesized. First of all, हम देखेंगे कि ये प्रोसेस कब और कहाँ पे होता है। ये लिवर सेल्स में होता है मेनली, और लैक्टेटिंग मेमरी ग्लैंड्स में होता है। उसके बाद एडिपोज टिश्यू में लेसर एक्सटेंट पे फैटी एसिड सिंथेसाइज होते हैं। और ये फैटी एसिड सिंथेसिस कब होती है? जब भी हम अपनी डाइट में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स लेंगे, उतने जितनी बॉडी को हमारी ज़रूरत है उससे ज़्यादा जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स लेंगे तो वो स्टोर होना शुरू हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड सिंथेसाइज होगा और फैटी एसिड के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे। अब इसके काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट स्टेप डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है? साइटोसोलिक एसिटाइल को ए प्रोडक्शन। कि साइटोसोल में एसिटाइल को ए को प्रोड्यूस करना है। इसके लिए हम क्या, इसके पहले हम इसका मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ एसीटेट यूनिट्स फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल एसिटाइल को ए टू साइटोसोल। माइटोकॉन्ड्रिया में जो एसीटेट यूनिट्स हैं उनको साइटोसोल में हमने लेके जाना है। एसिटाइल को इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट, और सेकंड प्रोसेस होता है कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स। अब यहाँ हम ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट के थ्रू जो एसिटाइल को ए की प्रोडक्शन है वो हम देखेंगे। इसके लिए सपोज हमारे पास एक लीवर सेल है। लीवर सेल में जब हमने देखा, पहले ऊपर पढ़ा है कि जब एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स की इनटेक होगी तब ये इनकी प्रोडक्शन होगी। लीवर सेल में हमारे पास बॉडी में जब ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ज़्यादा हुई, कार्बोहाइड्रेट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो ग्लूकोज लीवर सेल में आ गया। ग्लूकोज लीवर सेल में आया तो इसकी ग्लाइकोलिसिस होकर या इससे बन गया पायरोवेट। हमने देखा कि ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट से एसिटाइल को ए बनता है। पायरोवेट की ऑक्सीडेशन हुई और ये एसिटाइल को ए बन के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है और ये हमारे पास, जैसे लिख देते हैं, ये साइटोसोल है। जब एसिटाइल को ए माइटोकॉन्ड्रिया में आया तो उसने देखा कि यहाँ पे एक प्रोसेस चल रहा है जिसका नाम है TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल। TCA साइकिल हम लिख देते हैं। इसने इस प्रोसेस में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस में हिस्सा लेकर किस तरह, इसके साथ एक ऑक्सैलो एसीटेट आके अटैच होगा। ये ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल को के साथ ऑक्सैलो एसीटेट ने अटैच हुआ। यहाँ पे एक एंजाइम ने एक्ट किया जिसका नाम है सिट्रेट सिंथेज। और यहाँ से को ए रिमूव हो गया। वाटर भी इस प्रोसेस में ऐड होता है। अब ये देखें, एसिटाइल को ए आया यहाँ पे, उसने ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिल के सिट्रेट बना दिया। अब सिट्रेट बन रहा है तो इस प्रोसेस में हमने एंजाइम यूज़ किया सिट्रेट सिंथेज। अब सिट्रेट से फर्दर ये बनता होता है आइसोसिट्रेट। ये TCA साइकिल में बना रहा हूँ। उसके बाद बनता है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट। और उसके बाद फर्दर इस तरह आगे चलते सक्सिनेट, फ्यूमारेट वगैरह चलते चलते ये यहाँ पे आके ऑक्सैलो एसीटेट फिर बन जाता है। अब जब हमने देखा कि ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ज़्यादा हुई है तो पायरोवेट भी ज़्यादा बनने लग गया। जब पायरोवेट ज़्यादा बनने लग गया तो एसिटाइल को ए भी ज़्यादा बन रहा है। जब एसिटाइल को ए पीछे से ज़्यादा बनता हुआ आ रहा है तो उसकी वजह से ये TCA साइकिल और तेज़ चलना शुरू हो गया। जितना पहले नॉर्मल स्पीड पे चल रहा था उससे ज़्यादा तेज़ चलना शुरू हो गया। अब TCA साइकिल में जो हमारे पास प्रोडक्ट आती है वो होती है ATP। ATP ने क्या काम करना है? ATP यहाँ पे एक एंजाइम नॉर्मल साइकिल में चल रहा है जिसका नाम है
आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अब एटीपी ने ना इसको इनहिबिट करना है, इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करना है। एटीपी ने इसको नेगेटिव लिख दिया कि इसको इनहिबिट कर रहा है। एटीपी ने जब इस एंजाइम को इनहिबिट करना शुरू कर दिया तो ये टीसीए साइकिल स्टॉप हो जाएगा, टीसीए साइकिल स्लो होना शुरू हो जाएगा। जब टीसीए साइकिल स्लो होगा तो ये आइसोसिट्रेट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी, आइसोसिट्रेट अकोमोडेट होगा, आइसोसिट्रेट सिट्रेट में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब आइसोसिट्रेट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही है तो इधर फिर सिट्रेट की कंसनट्रेशन भी ज़्यादा हो जाएगी। जब सिट्रेट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया से सिट्रेट जोर लगाएगा कि मैं माइटोकॉन्ड्रिया से किसी तरह बाहर निकल जाऊँ। ये सिट्रेट यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ गया। बाहर आते ही इसको एक एंजाइम मिल जाएगा, एक एंजाइम फॉर इंस्पेक्ट करेगा जिसका नाम है एटीपी सिट्रेट लाइएज। अब ये सिट्रेट था, ये यहाँ पे सिट्रेट सिंथेज यूज़ हो रहा है। बाहर आते ही इसमें एंजाइम एक्ट करेगा सिट्रेट लाइएज। लाइएज वो एंजाइम होते हैं जो किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं। अब ये यहाँ पे एंजाइम एक्ट कर रहा है, इसने इसको सिट्रेट को ब्रेक डाउन करवाना है। अब यहाँ और सिट्रेट को ब्रेक डाउन किस चीज़ों में करवाना है, वही जिस चीज़ से मिलके बना था। एक तो ये एसिटाइल को ए बन गया, दूसरा हमारे पास बन गया ऑक्सैलो एसीटेट। यहाँ पे इस तरह लिख लेते हैं तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये हमारे पास बन गया ऑक्सैलो एसीटेट और ये एसिटाइल को ए। और हमने एक चीज़ देखी कि हमने जब सिट्रेट बनाया तो एसिटाइल को ए को यहाँ से रिमूव करवाया था, तो बाहर आके हमने फिर को ए इसके साथ अटैच हुआ है। तो ये बात इसको ए को हम कहाँ से लेके आएंगे। असल मसला ये होता है कि जो एसिटाइल को ए का जो ये को ए ग्रुप है ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हमें ये सारा प्रोसेस करना पड़ा कि को ए को यहाँ इसके साथ से रिमूव करो, वरना तो हम इस एसिटाइल को ए को डायरेक्ट भी बाहर लेके आ सकते थे। लेकिन हमें इसको को ए ग्रुप को रिमूव करवाना पड़ा है और बाहर आके फिर हमें एक और को ए इसको देना पड़ा है। अब ये को ए ग्रुप इसके साथ अटैच हुआ है और इस प्रोसेस के अंदर एटीपी भी यूज़ होती है, एटीपी, और जिसकी वजह से हम इसे एटीपी सिट्रेट लाइएज कह रहे हैं इस एंजाइम को। अब कोए यहाँ पे दिया है हमने तो साथ एसिटाइल कोए बन गया और साथ ऑक्सैलो एसीटेट बन गया। अब हमने इनका फर्दर फेट देखना है, एसिटाइल कोए का भी ऑक्सैलो एसीटेट का। पहले ऑक्सैलो एसीटेट का देख लेते हैं, इसका फेट छोटा सा है। इसने क्या करना है, इसकी पहले होगी रिडक्शन ऑक्सैलो एसीटेट की। ऑक्सैलो एसीटेट की रिडक्शन होगी, रिडक्शन में क्या होगा कि एक NaDH आके इसे हाइड्रोजन दे के NAD में कन्वर्ट होकर चला जाएगा। अब ये जो रिएक्शन हुआ है और इसकी रिडक्शन होगी तो आगे जो चीज़ बनेगी उसका नाम है मेलेट। अब ये ऑक्सैलो एसीटेट भी 4 कार्बन कंपाउंड है और मेलेट भी 4 कार्बन कंपाउंड है। अब इस प्रोसेस को जिस एंजाइम ने रन किया उसका नाम है साइटोसोलिक NADH डिपेंडेंट मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रेशन करवा रहा है और इस एंजाइम का नाम है साइटोसोलिक NADH डिपेंडेंट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम यहाँ पे एक्ट कर रहा है, इसकी वजह से हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट मेलेट में कन्वर्ट हो गया। अब जो मेलेट है हमारे पास बना है, मेलेट है 4 कार्बन कंपाउंड। मेलेट से हमने बनाना है पायरोवेट जबकि 3 कार्बन कंपाउंड है। मेलेट से हम एक कार्बन रिमूव करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, तो हमारे पास पायरोवेट बन जाएगा। अब इस रिएक्शन को जो एंजाइम रन करेगा उसका नाम होगा मेलिक एंजाइम। मेलिक एंजाइम यहाँ पे एक्ट कर रहा है और अगेन यहाँ पे
NADP से NADH बन रहा है। पहले यहाँ NADH से NAD बना था और यहाँ NADP से NADPH बन रहा है। ये तो हमने देख लिया ऑक्सैलो एसीटेट का फेट कि ऑक्सैलो एसीटेट कहाँ पे जाके दोबारा ये पायरोवेट बना देगा। अब दोबारा हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। पॉइंट 1 ये था कि हमने साइटोसोलिक एसिटाइल CoA की प्रोडक्शन करनी थी। अब साइटोसोल में हमने एसिटाइल CoA प्रोड्यूस कर लिया है और ये सारा ऑक्सैलो एसीटेट को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आएंगे एसिटाइल CoA। एसिटाइल CoA तक, यहाँ तक तो हमारा पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप में क्या है कि एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेशन टू मेलोनाइल CoA। जो हमारे पास एसिटाइल CoA है उसको, उसकी कार्बोक्सिलेशन करवानी है, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करवानी है और उसको हमने मेलोनाइल CoA में कन्वर्ट करना है। एसिटाइल CoA 2 कार्बन कंपाउंड है और मेलोनाइल CoA 3 कार्बन कंपाउंड है। अब कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटाइल CoA टू मेलोनाइल CoA इज कैटेलाइज्ड बाय एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज। इस प्रोसेस के लिए हमें एक एंजाइम की ज़रूरत है, इसका नाम है एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज। एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज ट्रांसफ़र करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें ATP रिक्वायरिंग रिएक्शन में ट्रांसफ़र करेगा एसिटाइल CoA को। और ये जो प्रोसेस है ये रेट लिमिटिंग और रेगुलेटरी स्टेप है फैटी एसिड सिंथेसिस का। अब इसका हम आगे देख लेते हैं। ये भी यहाँ पे हमारे पास ये आ गया एसिटाइल CoA। एसिटाइल CoA से हमने बनाना है मेलोनाइल CoA। अब इस प्रोसेस के लिए हमें एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ रही है, उसका नाम है एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज। और यहाँ पे 7 कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करवा रहे हैं जिसकी वजह से हम इसे कह रहे हैं कार्बोक्सिलेशन। अब हमारा मसला ये है कि हमारे पास ये जो एंजाइम है एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज ये नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है। अब इसको एक्टिव करवाने के लिए हमें एक फर्दर प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जब ये एक्टिव होगा तो तब ये कार्बोक्सिलेशन करवाएगा। अब इसको पहले हम देख लेते हैं कि एक्टिव कैसे करवाना है। इसको एक्टिव करवाने के लिए ये यहाँ पे दो मेन प्रोसेस हैं। एक तो पहले इसकी प्रोडक्शन और दूसरा बाद में इसकी एक्टिवेशन। एक है इसकी शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज की शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, दूसरी है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। पहले हम लॉन्ग टर्म डिस्कस कर लेते हैं, छोटी सी है। इसमें ये है कि जब हम प्रोलॉन्ग कंजप्शन ऑफ डाइट कंटेनिंग एक्सेस कैलोरीज, जब हम काफ़ी अरसे तक एक्सेस कैलोरीज वाली डाइट लेते रहेंगे उसकी वजह जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और फैट की कंसंट्रेशन कम हो, ऐसी डाइट जब हम काफ़ी अर्से के लिए लेते रहेंगे उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है इसका सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगा। जब इसका सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से फैटी एसिड सिंथेसिस भी ज़्यादा होती रहेगी, क्योंकि हमने शुरू में देख लिया था कि फैटी एसिड सिंथेसिस तब होती है जब हमारे पास एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स हमारे पास मौजूद हों। अब इसकी शॉर्ट टर्म रेगुलेशन देखते हैं। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में फर्दर 2 प्रोसेस हैं, एक है प्राइमरी मैकेनिज़्म और दूसरा है सेकेंडरी मैकेनिज़्म। इसके लिए हम बुक की तरफ चलते हैं। बुक में ये अच्छा लिखा हुई है, हमारे पास बुक है लिपनकॉर्ड बायोकेमिस्ट्री, लिपनकॉर्ड इलस्ट्रेटेड बायोकेमिस्ट्री। इसमें लिपिड्स वाला फैटी एसिड सिंथेसिस वाला चैप्टर ये हमारे पास आ गया। हमारे पास ये एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा है, इनएक्टिव प्रोटोमर्स को डिफाइन हम कैसे करते हैं, कम्प्लेक्स ऑफ 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड्स। ये हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में है। जब इनएक्टिव फॉर्म में इसको एक्टिव करने के लिए हमें सिट्रेट की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगी सिट्रेट इसे एक्टिव करेगा। हमने देखा था कि ये जब सिट्रेट की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा हुई तो सिट्रेट आ जाएगा साइटोसोल में आके ये एक तो डिवाइड होगा और उससे पहले एक काम करेगा, वो एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज को एक्टिव करवाएगा। अब सिट्रेट ने इसको एक्टिव करवाया, जब ये एक्टिव हुआ
तो एक्टिव फॉर्म इसकी कौन सी, एक्टिव पॉलीमर, जो सारे प्रोटोमर्स थे वो सारे कंबाइन होंगे और ये एक लॉन्ग चेन बन गई जिसे हम कह रहे हैं एक्टिव पॉलीमर। अब इस एक्टिव पॉलीमर ने एसिटाइल को एक कार्बोक्सिलेज पे एक्ट किया और इसकी कार्बोक्सिलेशन करवा के इसको मेलोनाइल को ए में कन्वर्ट करवा दिया। ये है हमारे पास प्राइमरी मैकेनिज़्म। अब सेकेंडरी मैकेनिज़्म क्या है, वो ये है कि ये सेकेंडरी मैकेनिज़्म शो हो रहा है हमारे पास। इसमें ये देखें कि हमें पता है कि जब बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होती है तो ग्लूकागॉन रिलीज़ होता है। जब ग्लूकागॉन बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हुई, ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन रिलीज़ हुए। उन्होंने क्या किया, AMPK काइनेज एक एंजाइम्स की फैमिली है, उन पे कोवलेंटली अटैक करके उनको एक्टिव करवा दिया। और इसी तरह AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ने एलोस्टेरिकली एक्ट किया और इसी फैमिली को AMP एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज इनको एक्टिव करवा दिया। अब इस एंजाइम ने क्या करना है, इस एंजाइम ने इसकी ये एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज की फॉस्फोराइलेशन करवानी है। अब जब इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है तो उस वक्त ये इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है। ATP आया है और ADP में कन्वर्ट हो गया और साथ ही एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज की फॉस्फोराइलेशन हो गई। जब ये इनएक्टिव हो गया तो फैटी एसिड सिंथेसिस रुक गई। अब हमने देखा कि ये तो केस देख लिया कि जब हमारे पास ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो गई थी। अब एक्चुअली हमने शुरू में देखा था कि फैटी एसिड सिंथेसिस तब भी होगी जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन एक्सेस होगी, ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी। जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हुई तो उसने प्रोसेस को रुकवा दिया। अब इसी तरह जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा होती है तो एक एंजाइम रिलीज़ होता है, हार्मोन रिलीज़ होता है जिसका नाम है इंसुलिन। इस इंसुलिन ने एक एंजाइम को एक्टिव करवाया जिसका नाम है प्रोटीन फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज वो एंजाइम होते हैं जो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करवाते हैं। अब इस प्रोटीन फॉस्फेटेज एंजाइम ने एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज पे एक्ट किया और इसके यहाँ से फॉस्फेट को रिमूव कर दिया। जब इसके फॉस्फेट को रिमूव कर दिया, ये फॉस्फेट यहाँ से रिमूव हो गया तो ये एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज एक्टिव हो गया। ये इधर इनएक्टिव फॉर्म में था, इधर एक्टिव हो गया। जब ये एक्टिव हो गया तो इसने फर्दर उस प्रोसेस फैटी एसिड सिंथेसिस के प्रोसेस को चलाना शुरू कर दिया। अब हम आते हैं इसके, ये तो हमने देख लिया कि यहाँ तक हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप हमारा ये है कि यूकैरियोटिक फैटी एसिड सिंथेज। अब ये एक एंजाइम है यूकैरियोट्स में जिसका नाम है फैटी एसिड सिंथेज। The remaining steps of fatty acid synthesis in eukaryotes are catalyzed by multifunctional, ये multifunctional enzyme है, homodimeric enzyme fatty acid synthase. Each fatty acid monomer is multi-catalytic polypeptide. इसमें काफ़ी सारी कैटालिटिक साइड्स हैं, एक polypeptide chain है, एंजाइम है, with 6 different enzymatic domains plus 4 phosphopentathene कंटेनिंग असाइल कैरियर प्रोटीन डोमेन। अब ये तो हमने इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम फर्दर प्रोसेस की तरफ चलते हैं, वो भी हम बुक से ही डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं 1 बाय 1 स्टेप्स रीड करता जाऊँगा, साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा रिएक्शन से। फर्स्ट स्टेप जो है वो है एन एसिटाइल ग्रुप इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम एसिटाइल को ए टू थायोल ग्रुप ऑफ ACP। ये साइल कैरियर प्रोटीन हमने देखा, साइल कैरियर प्रोटीन डोमेन विद 4 फॉस्फोपेंटाथीन। अब ये साइल कैरियर प्रोटीन है, इसके साथ थायोल ग्रुप अटैच है और ये ऊपर सिस्टीन है, इसके साथ भी थायोल ग्रुप अटैच है। अब फर्स्ट स्टेप में क्या है कि एसिटाइल को ए, ये हमारे पास एसिटाइल को ए से ये असाइल ग्रुप को हमने ट्रांसफ़र करना है। ये जो है थायोल ग्रुप ACP की थायोल ग्रुप पे हमने ट्रांसफ़र करना है। अभी हमने यहाँ पे देख लिया कि ये
एसाइल ग्रुप है, ये इसके साथ यहाँ पे ट्रांसफ़र होके ये यहाँ पे इस तरह स्ट्रक्चर बन गई, 2 कार्बन वाला कंपाउंड यहाँ पे अटैच हो गया। अब सेकंड स्टेप ये है कि दिस 2 कार्बन फ्रेगमेंट इज ट्रांसफर्ड टू अ टेम्परेरी होल्डिंग साइट थाइयोल ग्रुप ऑफ सिस्टीन। अब ये टेम्परेरी होल्डिंग साइट है हमारे पास, सिस्टीन के साथ जो थाइयोल ग्रुप है ये है टेम्परेरी होल्डिंग साइट, मतलब कि इसने थोड़ी देर के लिए इस ग्रुप को कैच करना है। अब ये जब थाइयोल ग्रुप सिस्टीन के थाइयोल ने देखा कि हाँ नीचे वाले के पास एसाइल ग्रुप आया हुआ है, तो इसने यहाँ से इससे मांगना शुरू कर दिया कि मुझे भी एसाइल ग्रुप दे दे। इसने कहा चल तू ले ले, इसने उसको एसाइल ग्रुप ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या है कि द वेकेंट ACP एक्सेप्ट, ये वेकेंट खाली ACP जो है एक्सेप्ट अ 3 कार्बन मेलोनाइल ग्रुप, ये मेलोनाइल CoA है, फ्रॉम मेलोनाइल CoA, मेलोनाइल CoA से 3 कार्बन फ्रेगमेंट इसने यहाँ पे अपने पास लेके आना है। अब ये कैसे आएगा, इसके लिए यहाँ पे हमने देखा कि थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में मेलोनाइल CoA से 3 कार्बन फ्रेगमेंट एसाइल कैरियर प्रोटीन के थाइयोल ग्रुप के साथ अटैच हो गया। ऊपर वाले के साथ सिस्टीन के साथ अभी भी 2 कार्बन फ्रेगमेंट अटैच है। जब इसने देखा कि इसके बाद 3 कार्बन फ्रेगमेंट आ गया, तो इसने फिर उससे मांगना शुरू कर दिया कि ये भूखी नीयत की कि भाई नीचे वाला तू, तेरे पास 3 कार्बन फ्रेगमेंट आ गए, ये भी मुझे दे दे। इससे गुस्सा आया कि मेरे पास जो भी नई चीज़ आती है ये मांगना शुरू कर दिया। इसने उसके ऊपर अटैक किया, तो उससे उसका 2 कार्बन वाला फ्रेगमेंट भी खींच लिया। अब जो अटैक किए इस लड़ाई के दौरान एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में लीव कर गया, मतलब यहाँ पे कंडेंसेशन हुई है, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो गई है। और ये टोटल 5 कार्बन थे, 1 2 3 4 5 कार्बन थे, तो यहाँ से एक कार्बन रिमूव हो गया, यहाँ पे 4 कार्बन फ्रेगमेंट बाकी रह गया, और वो ACP के थाइयोल ग्रुप के साथ अटैच फॉर्म में, और ये वाला फिर खाली हो गया। अब ये जो है ये यहाँ तक हमारे 4 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं अपने 5th स्टेप की तरफ। 5th स्टेप हमारा ये है कि कीटो ग्रुप इज़ रिड्यूस टू एन अल्कोहल। ये जो कीटो ग्रुप है, ये वाला कीटो ग्रुप कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच है और दोनों साइड पे कार्बन के कार्बन अटैच है। अब कीटो ग्रुप की रिडक्शन होगी और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब रिडक्शन कैसे होगी, NADPH आएगा और NADP में कन्वर्ट होकर चला जाएगा। 2 हाइड्रोजन आ गए, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा और एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच होगा। अब ये कीटो ग्रुप था, तो ये यहाँ पे आके अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया रिडक्शन के बाद। ये हमारा 5th स्टेप कंप्लीट हो गया। अब 6th स्टेप में है अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज़ रिमूव्ड क्रिएटिंग ट्रांस डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन 2 and 3। अब ये यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल ग्रुप पड़ा है, अल्कोहल ग्रुप में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा। अब ये एक OH यहाँ से चला गया और H यहाँ से, ये वाटर रिमूव हो गया, जिसकी वजह से कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान ये डबल बॉन्ड बन गया। जब ये डबल बॉन्ड बन गया तो उसके ये 6th स्टेप कंप्लीट हो गया। अब 6 के बाद 7th स्टेप जो है द डबल बॉन्ड इज़ रिड्यूस्ड। इस डबल बॉन्ड की रिडक्शन होगी। रिडक्शन में क्या होगा कि NADPH आके हाइड्रोजन दे के चला जाएगा। अब हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन दे के गया, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ने इस डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द अटैच हो जाना है। एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड की इस तरफ आ गया, दूसरा इस तरफ, जिसकी वजह से हमारे पास ये कंपाउंड बन गया जिसको हम कह रहे हैं 4 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसाइल ACP, जिसे हम ब्यूटाइल ACP भी कह सकते हैं। ये हमारे यहाँ तक हमारे पास 7 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद ये हमने शुरू किया था काम 2 कार्बन कंपाउंड से, जिसका नाम हमने दिया था एसिटाइल CoA। अब यहाँ पे हमारे पास एक साइकिल चलने के बाद 4 कार्बन कंपाउंड बन गया, जिसे हम कह रहे हैं ब्यूटाइल ACP, या हाँ इसको ब्यूटाइल ACP कह रहे हैं। अब हमारा गोल जो है, हमने बनाना है 16 कार्बन कंपाउंड, जिसका नाम है पामीटेट। ये हमारे पास 16 कार्बन कंपाउंड हमने बनाना है, जिसका नाम है पामीटेट। इसके एक साइकिल चलने से हमारे पास 2 कार्बन ऐड हुए थे। अब हम ये साइकिल बार बार चलाएंगे जब तक हमारे पास
पामीटेट नहीं बन जाता। फर्दर हम इसको इस तरह कंटिन्यू करते हैं कि दोबारा सेकंड स्टेप आ गया। सेकंड स्टेप में क्या हमने किया था, सेकंड स्टेप में हमने इसको जो एसाइल के प्रोटीन के थाइयोल ग्रुप के साथ जो चेन अटैच है, इसको हमने सिस्टीन के थाइयोल के पे उस पर ट्रांसफ़र कर दिया था। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, मेलोनाइल कोए ट्रांसफ़र किया था ACP के थाइयोल ग्रुप को। और फर्दर फिर इनकी लड़ाई हुई, कंडेंसेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो गई और जिसकी वजह से ये 6 कार्बन कंपोनेंट बन गया। 6 कार्बन कीटोन ग्रुप बन गया। इस कीटोन ग्रुप की फर्दर फिर रिडक्शन होगी, इससे अल्कोहल ग्रुप बन जाएगा। फर्दर फिर उसकी डिहाइड्रेशन होगी, फिर फर्दर रिडक्शन होगी, जिसके बाद हमारे पास 2 कार्बन मज़ीद ऐड हो जाएंगे। शुरू हमने किया था 2 कार्बन से, यहाँ पे हमारे पास आके 1 2 3 4 5 6 कार्बन कंपाउंड हमारे पास आ गया। अब यहाँ तक साइकिल 2 मरतबा चल चुका है। अब हमने 16 कार्बन तक पहुँचना है, तो हमें 5 टाइम्स मोर साइकिल चलाना पड़ेगा। मतलब कि 2 7 ज़ा 14 कार्बन हो जाएंगे 7 टाइम्स साइकिल चलने से, और 2 कार्बन हमारे पास पहले से आए थे, इसकी वजह से हमारे पास 16 कार्बन कंपाउंड पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे आके हमने देख लिया कि हमने 7 टाइम्स साइकिल चला के 16 कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस कर लिया। 16 कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस तो हो गया, लेकिन ये अभी भी असाइल कैरियर प्रोटीन के थाइयोल ग्रुप के साथ अटैच्ड है। अब इसको हमने यहाँ से रिमूव करना है। इसके लिए कि हमें एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, पामीटाइल थायोएस्ट्रेज। अब ये जो है बॉन्ड बना हुआ है, ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर ग्रुप और इसके साथ थाइयोल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना हुआ है। इसको हम तोड़ने के लिए थायोएस्ट्रेज एंजाइम लेके आए हैं, और इस प्रोसेस में वाटर भी यूज़ हुआ है, जिसके बाद हमारे पास ये फैटी एसिड सिंथेज अलहदा हो गया, और ये पामीटेट हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो हमारे पास आ गया। यहाँ तक हमारा नॉर्मल प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने फैटी एसिड सिंथेज एंजाइम को यूज़ करते हुए हमने 16 कार्बन कंपाउंड बना लिया। अगर हम चाहते हैं कि इस चेन में फ़र्दर इलांगेशन करें, तो उसके लिए फैटी एसिड सिंथेज जो एंजाइम है वो कहता है कि मेरे बस की बात नहीं है, आप कोई और एंजाइम लेके आओ जिससे फ़र्दर इलांगेशन करवाओ। 16 कार्बन तक तो फैटी एसिड सिंथेज ने काम किया। जब फर्दर इलांगेशन मोस्टली होती है ब्रेन सेल्स में होती है, फर्दर इलांगेशन फैटी एसिड की चेन लॉन्ग होती है, अप टू 22 कार्बन तक वहाँ पे ब्रेन सेल्स में ये लॉन्ग चेन चली जाती है। फर्दर इलांगेशन के लिए फैटी एसिड सिंथेज तो मल्टीफंक्शनल एंजाइम था, वो आगे काम नहीं कर सकेगा। उसके लिए हमें फर्दर न्यू एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, और ये प्रोसेस होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये प्रोसेस होगा, और इसके लिए मेलोनाइल को ए जो है वो 2 कार्बन फ्रेगमेंट प्रोवाइड करेगा हर रिएक्शन में। इस तरह हमने पहले देख लिया था, मेलोनाइल को ए ट्रांसफ़र कर रहा था, 2 कार्बन फ्रेगमेंट प्रोवाइड करने के लिए मेलोनाइल को ए आएगा, और रिडक्शन के लिए NADPH आएगा, जैसे इसी रिएक्शन में था। तो उसके बाद हम इससे भी 16 कार्बन से भी लंबी चेन प्रोड्यूस कर सकेंगे। ये हो गई हमारी फैटी एसिड सिंथेसिस कंप्लीट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।